So in this video, we are going to discuss about real numbers, right? तो ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है इस चैप्टर में, क्या-क्या जानना है। तो रियल नंबर्स में हमें ये दो बातें पढ़नी होती थी इस चैप्टर में। पहला है जो कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जिसको हम कहते हैं, और जो दूसरी टॉपिक जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट ईयर दिस टॉपिक गॉट डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस, तो इसको हटा दिया गया है। इस पिछले साल से ही इस टॉपिक को हम लोग नहीं पढ़ते हैं और नहीं पढ़ाते हैं, तो इस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। हालांकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो सभी लोग जानते हैं, नाम से नहीं जानते कि उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, बट ऑलमोस्ट हर एक बच्चा इसको प्रैक्टिस करता है जो भी डिवीजन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जो दूसरी बात हमें जाननी है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये भी एज द नेम सजेस्ट है ना, ये फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का। तो जो भी अरिथमेटिक सॉल्व कर रहा है, अरिथमेटिक्स की प्रॉब्लम कर रहा है, वो इस चीज़ को ज़रूर यूज़ करता है जाने अनजाने में। बट अगेन मे बी you are not familiar with the name itself, right? The fundamental theorem of arithmetic, but we all are using this. I mean, since maybe fifth or sixth class. तो चलिए जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या यूज़ है हमारे इस चैप्टर में, और ओवरऑल मैथमेटिक्स में क्या कैसे यूज़ करेंगे इसको। तो इनफैक्ट इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिविजिट कर लेते हैं नंबर सिस्टम को। हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक। पिछले क्लासेस में आप लोगों ने रियल नंबर्स को एक्सप्लोर किया ही हुआ है ऑलरेडी, तो जिसमें आप लोगों ने ये देखा था कि जो रियल नंबर्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, राइट? रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों ने जान रखा है, तो उसी चीज़ को एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्री डायग्राम टाइप यहाँ पे बना रखा है, तो जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगा, मुझे समझाने में भी आसान रहेगा। और एक तरीके से ये डायग्राम का जो डायग्राम है वो माइंड मैप टाइप है, राइट? तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा हेल्पफुल है चीज़ों को समझने में। तो ओवरऑल जो नंबर सिस्टम है, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक कह सकते हैं हम लोग। तो जो पहली कैटेगरी है जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रियल नंबर्स, राइट? रियल नंबर्स को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इसके लिए सिंबल कह लीजिए। तो बोल्ड लेटर्स में कैपिटल आर लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है एक तरीके से, ठीक है। एक और तरीके का नंबर है जो जिसको अभी हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में 11th क्लास में एक पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे, और फिर इसका यूज़ जो है, एप्लीकेशन जो है वो कई चैप्टर्स में फिर देखने को मिलेगा। तो इसको पहली बार आप लोग समझोगे 11th क्लास में। तो इसको अभी हम नहीं पढ़ते हैं, अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये इमेजिनरी नंबर से बना होता है, बस अभी इतना ही जान लेते हैं इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे रूट -1 है ना, रूट -2, ये सब इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। तो इन नंबर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर बने होते हैं। इसके बारे में अभी हमें ज़्यादा नहीं जानना है, इतना ही बहुत है, इतना भी नहीं जानना है इनफैक्ट। एनीवे, कमिंग बैक टू रियल नंबर्स। तो रियल नंबर फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं ना रैशनल और इरेशनल नंबर्स में, ये भी आप सभी लोग जानते हो। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे सभी, इनको पहली बात तो क्यू से डिनोट करते हैं, ऐसे सभी नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके उनको रैशनल नंबर्स बोलते हैं, है ना। क्यू जो है इसका एक तरीके से यूनिवर्सल, ये कैपिटल क्यू इसका एक यूनिवर्सल सिंबल है। मैथमेटिक्स के बुक्स में, अगर टेक्स्ट बुक्स में अगर क्यू लिखा हुआ है कैपिटल बोल्ड लेटर्स में, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल आर बोल्ड लेटर्स में लिखे गए हैं, बोल्ड फॉन्ट में लिखे गए हैं, तो उसका मतलब है रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होते हैं उनको पी बाई क्यू के फॉर्म में, ऐसे सभी नंबर्स जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें उनको रैशनल नंबर बोलेंगे। और ऐसे सभी नंबर्स जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सकें, है ना,
उनको इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एक और तरीके से इनको डिफाइन करते हैं या समझते हैं कि जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको वो रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे 2.5, तो डेसिमल नंबर टर्मिनेट कर गया ना 5 के बाद, या 2.56, राइट, तो 6 पे आके टर्मिनेट कर गया, वहीं पे डिवीजन खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, और ये रैशनल नंबर होते हैं। या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है यानी डिवीजन चलता चला जा रहा है, जैसे 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, है ना, ये 3.3333 ये चलता चला जाता है, ये रुकता ही नहीं है ना। तो इसको, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और रिपीटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये वाले नंबर भी रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। या तो टर्मिनेटिंग हो, जैसे कि 5/2, तो ये 2.5 आ जाएगा, टर्मिनेट हो गया, ठीक। तो ये दोनों ही जो हैं वो रैशनल नंबर की कैटेगरीज में आते हैं। ये जो टर्मिनेटिंग सॉरी ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, इनको कैसे डिनोट किया जाता है, जो जो रिपीटिंग सीक्वेंस है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर, इस 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे। यानी कि अगर ऐसा ऐसा कोई नंबर दिया लिखा गया है 5.231 है ना, और 231 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब 231 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। तो इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 5.231 ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। तो जितने के ऊपर बार लगा हुआ है वही वो रिपीटिंग सीक्वेंस है, वो बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम अभी तक? आई होप कि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है जो 9th क्लास में हम लोगों ने सीखी हुई है। फिर जो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, ये तो मैंने बता ही दिया, या ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो डेसिमल्स, ठीक है। तो इनको क्या बोला, ऐसे नंबर्स को क्या क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट नंबर है, और एक उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है पाई, ठीक है। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। अच्छा, पाई की हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, तो हमें ये ध्यान रखना है वो जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो रैशनल होती हैं। जैसे 22/7 ये रैशनल है, ठीक है, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है पाई की जो हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। और या तो 3.14 सिर्फ, क्योंकि वो 4 पे टर्मिनेट हो जा रहा है तो वो अगेन रैशनल है। तो पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, पाई एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। और पाई को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो पाई को कैलकुलेट करने के लिए जो है, हम किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस को अगर उसके डायमीटर से डिवाइड कर दें तो पाई की वैल्यू हमें मिल जाती है। और ये 3.14 के बाद भी और भी नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस होता है, और वो चलता चला जाता है, कभी वो टर्मिनेट नहीं करता, ठीक है। एक तो पाई हो गया जो कि इर्रेशनल नंबर है। और जो बाकी के इर्रेशनल नंबर्स हैं, तो ऐसे जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, जैसे कि 2, 2 किसी का स्क्वायर है क्या, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, राइट, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है इसको हम इर्रेशनल की कैटेगरी में नहीं रखते, स्क्वायर रूट ऑफ 4 रैशनल कहलाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। यहाँ पे √3 लिख सकते हो आप, यहाँ पे √5 लिख सकते हो आप लोग। और इस तरीके से जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल नंबर होते हैं। ऐसे ही जितने भी नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं उनके क्यूब रूट्स भी इर्रेशनल नंबर होंगे, और ऐसे ही nth रूट तक आप लोग जा सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो √2 का वैल्यू आप कैलकुलेट करके चेक कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और आप लोग को देखोगे कि वो डिवीजन ना ही टर्मिनेट होएगा और ना ही कोई सीक्वेंस वहाँ पे रिपीट होगा। तो ये हो गया इर्रेशनल नंबर, ऑलराइट। इसके बाद जो रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर को फर्दर हम दो तरीके के कैटेगरीज में रख सकते हैं। और एक तो है इंटीजर्स, इंटीजर्स वो नंबर हैं जो कि होल नंबर, ये वाले होल नंबर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं जो कि होल में लिखे जाते हैं, जैसे कि 1 हो गया, राइट, 2, 3, ये सब
इंटीजर्स हैं, इनफैक्ट ज़ीरो भी इंटीजर है। नेगेटिव नंबर्स जो हैं -1 राइट, -2 ये सब इंटीजर नंबर्स हैं। ठीक है, -3 -4 इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। लेकिन 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स हैं वो सब फ्रैक्शंस हैं, वो होल तो है नहीं, है ना। 1 एक होल है और 2 दूसरा होल है। इन दोनों के बीच में जो नंबर्स हैं वो इनके पार्ट्स हैं या फ्रैक्शन कह सकते हैं, तो उनको हम फ्रैक्शन में ऐसे नंबर्स को कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम लिखें 1.1 राइट, या 2.5, ये सब क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो इन फैक्ट ये फ्रैक्शंस और इंटीजर्स जब दोनों मिलते हैं तो हमें क्या मिलता है, रैशनल नंबर्स मिलते हैं। सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स और फ्रैक्शन से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो टू एक टू भी रैशनल नंबर है और 2.5 भी रैशनल नंबर है। टू को अब जैसे आप ये सोच सकते हो कि मैंने पहले जब डेफिनेशन बताया था रैशनल नंबर का, तो इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लिखा हो, है ना। तो जैसे टू यहाँ पे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा है राइट, बट लिखा जा सकता है। कैसे, टू को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/1, है ना। तो ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, तो ये 2 जो है वो रैशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 3 भी रैशनल नंबर है, 2.5 तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, ये तो क्योंकि इनको तो फ्रैक्शन में या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 5/2 है ना, 5/2। अब इसके बाद जो इंटीजर्स हैं, यहाँ पे हमें अगर आप देखो तो यहाँ पे कई तरीके के नंबर आ रहे हैं इंटीजर्स में। इसमें पॉजिटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो हैं, और सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो ये जो पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3 4, इनको क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर्स, है ना। 1 2 3 ये सारे, अगर अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। और नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो भी इंक्लूड कर लें तो उनको क्या बोला जाता है, होल नंबर्स, है ना। तो 0 1 2 3 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ज़ीरो से जब स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो भी अगर हमारे नंबर का पार्ट है, सिस्टम का पार्ट है, तो ये क्या बन जाता है, ऐसे नंबर्स को होल नंबर्स बोलते हैं। इन्फिनिटी तक जाता है ये। और जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, ये -1 -2 -3, ये सब कहाँ तक, अगेन ये सब भी इन्फिनिटी तक, है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। ये सब नेगेटिव नंबर्स इनको कहे जाते हैं। और नेगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स को जब कंबाइन कर देते हैं तो इंटीजर्स मिल जाता है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस जब एक साथ हम कंबाइन कर लें तो रैशनल नंबर मिल जाता है। रैशनल और इरैशनल आपस में मिलकर जो नंबर सिस्टम बनाते हैं उनको हम रियल नंबर सिस्टम बोलते हैं ना। यानी ये सब, ये नंबर भी रियल है, 2 रियल नंबर है, और √2 भी रियल नंबर है। ठीक है, √2 रियल नंबर होने के साथ साथ ये इरैशनल भी है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इरैशनल होने के साथ साथ ये रियल नंबर भी है। -1 एक ऐसा नंबर है, ये रियल नंबर, सॉरी, -√1 ये रियल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है, एक तरीके का, ये इमेजिनरी, इनको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो ये था एक छोटा सा रिकैप नंबर सिस्टम्स का, जो कि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिविजिट कर लीजिएगा अपने टेक्स्ट 9th क्लास की टेक्स्ट बुक्स से, अगर वो प्रॉपर्टीज़ ध्यान में नहीं है तो। अदरवाइज हम लोग अभी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर स्टडी वी विल सी all those things which are required for 10th class. All right, so now let us begin with the fundamental theorem of arithmetic, क्योंकि यही एक टॉपिक है जो इस बार हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक एक बहुत ही बेसिक बात है मैथमेटिक्स में, जो हमें जानना होता है और जो हम ऑलरेडी जानते भी हैं, कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर्स को कैसे लिखा जाता है। पता, आप लोगों को पता ही होगा कि जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से बने होते हैं। यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। मे बी जिस तरीके से मैंने लिखा है वो उतना सिंपल ना लग रहा हो, बट जैसे कि अगर हम सिंपलेस्ट कंपोजिट नंबर ले लें 4, है ना। तो 4 को अगर हम प्राइम फैक्टर्स, या 4 का प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 टाइम्स 2, है ना। तो ये दोनों
2 and 2, these are prime factors. This is product of prime. तो कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की हर एक कंपोजिट नंबर को यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रोडक्ट है ये यूनिक होते हैं। ठीक है, 4 को किसी और तरीके से नहीं लिख सकते। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की बात कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के की बात कर रहे हैं, तो 4 का यही दोनों फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक और थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं 36। 36 को अगर हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स से की बात करें तो इसके क्या क्या होंगे, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, है ना। तो ये जो यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 36 को बस इतने ही प्राइम नंबर से हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। ठीक है, इनके ऑर्डर ज़रूर हम चेंज कर सकते हैं, बट जो प्राइम नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो हम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 टाइम्स 3, है ना, टाइम्स 2 टाइम्स 3, या और भी किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, बट जो प्राइम प्रोडक्ट हैं वो यूनिक ही होंगे हमेशा। जो प्राइम है वो यूनिक होंगे। इसी बात को हम क्या बोलते हैं कि इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरम है अरिथमेटिक का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम को अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इस थ्योरम का यूज़ क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में इस थ्योरम को पढ़ने के साथ साथ इस थ्योरम को हमें 2 जगह यूज़ भी करना है। तो जो पहली चीज़ हमें जो पहला यूज़ केस है इस थ्योरम का वो ये है, टू प्रूव इर्रेशनैलिटी ऑफ मेनी ऑफ द नंबर्स। ठीक है, बहुत से इर्रेशनल नंबर्स जो हैं उनकी इर्रेशनैलिटी प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को यूज़ करके। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर PYQs आप लोगों ने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, है ना, और प्रूव दैट 3 रूट 6 इज इर्रेशनल। ठीक है, तो रूट 5 इर्रेशनल है ही, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था, बट इस बात को प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसी थ्योरम को यूज करके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके। और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आता ही आता है। ठीक है, जो दूसरी चीज हमें जो दूसरा यूज केस है इसका, दैट इज टू एक्सप्लोर व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग एंड व्हेन इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो कोई भी अगर रैशनल नंबर हमें दिया गया है तो हमें ये पता लगाना होता है कि वो रैशनल नंबर जो है वो जो भी रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिखे गए हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसका एक्सपेंशन यानी उसका डिवीजन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये दोनों बात पता लगाने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज करते हैं। अच्छा, एक तरीका और है कि उसको डिवाइड कर दें, है ना, P/Q के फॉर्म में जो दिया गया है उसको P को Q से डिवाइड कर दो, तो पता चल ही जाएगा थोड़े टाइम में। बट वो क्रूड वे है, उस तरीके को ना यूज करके हम एक और आसान सा तरीका यूज करेंगे जिससे हम किसी भी रैशनल नंबर को बता सकते हैं कि उनका उसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्या होगा एक्सपेंशन वो नहीं बताना है, सिर्फ इतना ही बताना है कि वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, बस इतना ही। ठीक है, सो दीज आर टू यूज केसेस ऑफ दिस थ्योरम। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी दिस थ्योरम इन इटसेल्फ। सो आपके जो NCERT के बुक में है वो थ्योरम 1.1 दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये बात तो हमने ऑलरेडी बताई ही है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये बात भी हमने बताई हुई है आपको ऑलरेडी, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ये बात भी हमने बताई हुई है। जैसे कि जो 36 एक कंपोजिट नंबर है, तो 36 को दिस, so every composite number, so 36 is also a composite number, can be represented as product of primes। तो composite number को product of prime से हम represent कर सकते हैं। तो क्या क्या होंगे, 2 times 2 times 3 times 3। ठीक है, and this factorization is unique, तो ये तो यूनिक होगा ना, और कुछ तो नहीं हो सकता इसका कि 5 टाइम्स समथिंग, इसमें 5 कहीं ऐड कर सकते हैं क्या, पॉसिबल ही नहीं है। कोई और प्राइम नंबर, किसी कुछ नंबर को हटा के कोई और प्राइम नंबर ऐड किया जा सकता है क्या,
नहीं पॉसिबल है, यही प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। इस ऑर्डर, सिर्फ इस ऑर्डर को छोड़ के यूनिक तो है, बट इस ऑर्डर को हम मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। जैसे इसी चीज बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। एक तो ये ऑर्डर हो गया लिखने का, या कई और ऑर्डर में इसको लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 2। ठीक है, और मल्टीपल वेज हैं इसको लिखने के, बट जो प्राइम्स होंगे वो यूनिक होंगे हमेशा। ठीक है, तो यही इस थ्योरम में कहने की कोशिश करी जा रही है। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिखना होगा। समझने के लिए जो मैंने समझाया था, तो एक लाइन में अगर इसको समझना है तो ये है थ्योरम। ठीक है, उसी को अगर एक लाइन में लिख दिया जाए तो कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, तो इक्वल्स टू यहाँ पे साइन हमने लगा दिया है, बाय यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, all right, let us see few more examples where this statement is completely true or not. Let us say that let's take this number 42, right? Is that again another composite number. Now what are the factors or prime factors of 42? So we have got 2 times 3 times 7, right? And these are again यूनिक प्राइम नंबर्स। तो 42 को क्या किसी और तरीके से, किसी और प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं, ये यूनिक होते हैं, तो अभी भी वो स्टेटमेंट ट्रू ही दिख रहा है। इनफैक्ट आप लोग कुछ और नंबर से चेक कर सकते हो, और ये हमेशा दैट स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो जैसे एक नंबर है 1771। इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 7 टाइम्स 11 टाइम्स 23, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है। तो क्या 1771 कैन बी रिटन इन एनी अदर वे यूजिंग प्राइम फैक्टर्स? नो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनके ऑर्डर्स को हम डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं कि 23 पहले लिख दिया, 7 बाद में कर दिया, या 11 को किसी और प्लेस पे कर दिया। तो 11 टाइम्स 7 टाइम्स 23 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर ज़रूर चेंज कर सकते हैं, बट दीज प्राइम नंबर्स आर यूनिक ऑलवेज फॉर एवरी नेचुरल नंबर और फॉर एवरी कंपोजिट नंबर। अच्छा, ये जो नंबर्स, अलग अलग टाइप के नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं कि कंपोजिट नंबर मैं बोल रहा हूँ या प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, राइट? ऐसे ही इवन नंबर होते हैं और ऑड नंबर होते हैं। तो आई होप कि ये बहुत ही बेसिक्स है और इसकी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को होगी। जिन लोगों को उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं बस 5 मिनट में बता देता हूँ कि ये है क्या बेसिकली, ये सारे टाइप्स नंबर के। अगर आपको पता है तो आप इस पोर्शन को स्किप कर सकते हो, अगर आप लोगों को ऑलरेडी ये नॉलेज है। तो यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, है ना? बहुत पहले इस टाइप के नंबर को आप लोगों ने सीखा था, इवन नंबर। तो ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे सभी नंबर जो 2 के मल्टीपल्स हो वो इवन नंबर कहलाते हैं ना, या ऐसे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, वो इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 2, है ना, 4, 6, इस तरीके से बाकी सारे 2 के मल्टीपल्स जो होंगे वो इवन नंबर होंगे। तो अगर इसको एक जनरल फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है तो इवन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो जनरल फॉर्म इवन नंबर का होता है 2n, है ना, वेयर n कैन बी एनी n कैन बी आइदर 1 2 3 या कोई भी नंबर। n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू, अलग अलग वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये नंबर्स मिलते चले जाएंगे। तो n की जगह पे 1 लिखोगे तो 2 मिल जाएगा, n की जगह पे 2 रख दोगे तो 4 मिल जाएगा, n की जगह पे 3 आप यूज़ करोगे तो 6 मिल जाएगा, है ना। तो ये n की कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे तो ये वाला जो एक तरीके से फॉर्मूला है कह सकते हैं इवन नंबर जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म बहुत जगह हेल्प करेगा हमारा, जनरल फॉर्म। ठीक, ऐसे ही ऑड नंबर क्या होते हैं? तो
ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स ना हो या 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, वो सभी नंबर्स ऑड नंबर कहलाते हैं। तो जैसे कि 3, 5, 7, 9, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो बेसिकली जो नंबर्स यहाँ पे छूटे हुए हैं वो सब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर देखो जनरेट कैसे हो रहा है, 2 में अगर 1 ऐड कर दें तो ऑड नंबर मिल जाएगा, 4 में एक और ऐड कर दें तो अगला ऑड नंबर मिल जाएगा, 6 में अगर +1 कर दें तो इवन नंबर में अगर हम +1 कर दें तो ऑड नंबर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऑड नंबर का जो जनरल फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, क्या कोई बता सकता है? जनरल फॉर्म ऑड नंबर का क्या हो जाएगा, या ऑड नंबर को जनरेट करने का फॉर्मूला या इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो आई होप कि ज़्यादातर लोगों ने सोच लिया होगा और सही सोचा होगा कि अगर ये इवन नंबर है और इवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑड नंबर। सो 2n+1 इज जनरल फॉर्म फॉर ऑड नंबर्स, ठीक है। अब जो अगला नंबर है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा, वो है प्राइम नंबर। ये क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1, ठीक है। इनके दो फैक्टर्स होते हैं, 2 factors. So out of these two factors, one factor is the number itself and the other factor is 1. तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो जैसे कि अगर हम एक नंबर ले लें 2, 2 के क्या क्या फैक्टर हैं? तो 2 का एक तो फैक्टर 1 हो गया, 2 का अगला फैक्टर ये 2 खुद भी फैक्टर है ना। 2 जो है वो 2 से डिविजिबल है और 2 1 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही अगर हम एक नंबर ले लें 3, तो 3 1 से डिविजिबल है और 3 3 से डिविजिबल है। किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या? नहीं। ऐसे भी 2 2 भी किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। एक और नंबर ले लेते हैं 5, इसके भी सिर्फ यही दो फैक्टर हैं, एक तो 1 और दूसरा 5। तो इस तरीके के नंबर जिनके सिर्फ इस टाइप के ही फैक्टर्स हों, एक तो वो नंबर खुद और जो दूसरा फैक्टर है वो 1 है। एक और नंबर अगर हम ले लें जैसे कि 8, 8 1 से डिविजिबल है, 8 8 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों तो फैक्टर हैं ही, बट 8 और भी बहुत से नंबर हैं जिनसे डिविजिबल है ना, 2 से डिविजिबल है, फिर 4 से भी डिविजिबल है। तो इसलिए 8 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। और इनफैक्ट प्राइम नंबर्स हम उन्हीं नंबर को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, 2 और सिर्फ 2 फैक्टर हों। और वो दोनों फैक्टर कौन से होने चाहिए? एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो बेसिकली कह सकते हैं ऐसे सभी नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो और किसी और नंबर से डिविजिबल ना हो, तो इस तरीके के नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल in day-to-day life, in mathematics, in computer science, especially in cryptography, ठीक है। तो बट वो एडवांस टॉपिक है, उसको अभी हमें नहीं जानना है, ठीक। कंपोजिट नंबर अब किनको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्राइम नंबर से के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं, तो वो सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ऐसे सभी नंबर्स जिनमें एटलीस्ट 2 प्राइम नंबर हों। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर, अच्छा 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 जो है वो 1 देखो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? एक तो 1 सभी का होता है और दूसरा फैक्टर भी 1 ही है और कोई और तो नंबर है नहीं, तो दोनों ही सेम फैक्टर हो जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि 1 का एक ही फैक्टर है। और प्राइम नंबर को बाय डेफिनेशन प्राइम नंबर शुड हैव 2 फैक्टर्स, है ना, एंड ओनली 2 फैक्टर्स, बट 1 का तो एक ही फैक्टर दिख रहा है हमें, इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कंसीडर करते। 1 ऑड नंबर है इनफैक्ट। ऑलराइट। अच्छा, ये जो इवन नंबर की हम बात कर रहे थे, तो n की वैल्यू ये होल नंबर होगा, 0 भी होगा, तो 0 भी जो 0 है वो इवन नंबर है, ठीक है। हाँ, बट जनरली हम लोग 2 4 6 ऐसे ही बोलते हैं, बट 0 भी इवन नंबर है, क्योंकि n की जगह पे अगर आप 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 विल बी इवन नंबर। और उसमें जब 1 ऐड करोगे तो 1 मिल जाएगा, 1 एक्चुअली ऑड नंबर है, ठीक है। ये करेक्शन हमने कर लिया यहाँ पे। प्राइम नंबर भी समझ में आ गया और कंपोजिट नंबर
तो कंपोजिट नंबर, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि ऐसे नंबर्स जो एक प्राइम नंबर और प्राइम नंबर टू, दो प्राइम से मिलके बने हो, ऐसे सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर होंगे। तो सिंपलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है 4, है ना। 4 दो प्राइम नंबर से, 2, तो ये 4 दो प्राइम के प्रोडक्ट से बना हुआ है, तो इसलिए ये है। जैसे 3 की बात करें तो 3 में सिर्फ 3 और 1 ही लिख सकते हैं हम, और 1 प्राइम है नहीं, तो इसलिए 3 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। 2 भी कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है? 4 है। और उसके बाद के जो सारे नंबर्स हैं वो सब कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, एक्सेप्ट वो जो प्राइम नंबर्स होंगे। तो और प्राइम नंबर्स एटलीस्ट 100 तक के प्राइम नंबर्स जो हैं वो आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए। बहुत इजी हो जाएगी लाइफ अगर 100 तक के प्राइम नंबर्स आपको पता है। बहुत ज़्यादा प्राइम्स हैं नहीं, तो एक लिस्ट डाउन कर लीजिएगा सारे प्राइम नंबर्स अप टू 100, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? यस, वी वर डिस्कसिंग अबाउट the fundamental theorem of arithmetic and some of the examples to where we are looking whether the statement of fundamental theorem of arithmetic is completely true or not. ऐसे ही एक और एग्जाम्पल अगर हम ले लें, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में ही दिए गए हैं, मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को ले ले रहा हूँ। लाइफ थोड़ा सा आसान हो जाएगा मुझे समझाने के लिए, और फर्दर भी आप उस सेम चीज़ अगर आप बुक से रीड करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इन सभी एग्जाम्पल्स को, विच इज़ गुड फॉर रिविजन। तो 2 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7 क्यूब। अच्छा, इसका बेसिकली इसको थोड़ा सा कंडेंस कर दिया गया है। ये 2 क्यूब का मतलब क्या है? इसको जब प्राइम फैक्टर आप निकालोगे तो दिखेगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7, ऐसा कुछ आएगा। तो इन दो चीज़ों को हमने यहाँ पे कंडेंस करके लिख दिया गया है। तो ये पावर ऑफ प्राइम हो गया है ना, 2 क्यूब, तो 2 एक प्राइम नंबर है, उसका कुछ पावर है। वैसे ही 7 एक प्राइम नंबर है और उसका कुछ पावर है। तो कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम से हम डिनोट कर सकते हैं, या जो जैसा पहले बताया था, कंपोजिट नंबर को यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। आपके बुक में एक और एग्जांपल दिया गया है जहाँ पे प्राइम फैक्टर ट्री बनाया गया है, जो जिसको फैक्टर ट्री भी बोलते हैं या प्राइम फैक्टर ट्री बोला जाता है। तो एक जो एग्जांपल दिया गया है 32760 32760। तो ये है एक कंपोजिट नंबर, इसका प्राइम फैक्टर ट्री हम बनाते हैं। तो बेसिकली इनके प्राइम फैक्टर्स ही लिखने हैं हमें। तो ये नंबर तो बहुत ही सिंपल सा नंबर है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, तो इससे तो 2 जो है वो पहला प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो और इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको लिख दो 16380, ठीक है। ऐसे ही 2 तो प्राइम नंबर हो ही गया ऑलरेडी। अब इस नंबर को फिर से फैक्टराइज कर दो, तो अभी भी 2 जो है एक फैक्टर है, और 8190 ये मिल जाएगा आपको, है ना। ऐसे ही आप इसके प्राइम फैक्टर्स आप बना सकते हैं। तो अगला क्या होगा? तो 2 तो अभी भी है, और 4095, ठीक है। ये अब 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से आप चेक कर लो, 3 से डिविजिबल है, तो 3 एंड 1365, ठीक है। तो ये हम कब तक करेंगे? जब तक कि ये वाले बॉक्स में प्राइम नंबर ना मिल जाए, जो राइट साइड वाला बॉक्स है वो प्राइम ना में कन्वर्ट ना हो जाए, उस तब तक हम इसको करेंगे। तो इस तरीके से आप करते जाओ। ये अभी भी 3 से डिविजिबल है, 455, राइट। ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, एंड 91,
और 91 जो है वो 7 से डिविजिबल है, बॉक्स में लिख देते हैं ये 13 प्राइम हो गया, तो फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये सारे जो हैं प्राइम फैक्टर्स इसके हमें मिल गए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 32760 विच इज़ अ कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन लाइक प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो 2 है ना, ये फिर 3 टाइम्स दिस 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13 टाइम्स 7 टाइम्स 13, ठीक है। या इनको अगर हम थोड़ा सा और कंडेंस कर लें तो 2 क्यूब टाइम्स 3 स्क्वायर्ड टाइम्स 5 टाइम्स 7 टाइम्स 13, ठीक है, 32760। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम या प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम और यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई और प्राइम नंबर्स हो सकते हैं क्या इस प्रोडक्ट में, कि किसी भी एक या दो नंबर को रिप्लेस करने किसी और प्राइम नंबर से, वो पॉसिबल ही नहीं है और ऐसा होता है, इसीलिए ये थ्योरम है, ठीक है। सो इट कन्वेज अनदर मीनिंग आल्सो, राइट। सो व्हाट डज इट कन्वे? सो ये हमें ये भी बताता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नेचुरल नंबर का या कंपोजिट नंबर का, वो यूनिक होता है, राइट। तो इस पॉइंट को अगर मैं लिख लूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट the prime factorization of a natural number is unique except for the order of its factors, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये डिराइव हुआ है उसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। उसी बात को दूसरे तरीके से कही जा रही है कि किसी भी नेचुरल नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, ठीक है। एक ही बात है, अलग अलग तरीके से कही जा रही है। तो इसी बात को अगर हम एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो अगर x कोई एक कंपोजिट नंबर है या x कोई एक नेचुरल नंबर है, तो इसका जो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या हो सकता है? लेट्स से p1 कोई एक प्राइम नंबर है, टाइम्स p2 ये दूसरा प्राइम नंबर है, टाइम्स p3 ये तीसरा प्राइम नंबर है। इसी तरीके से ये n प्राइम नंबर्स तक हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस फॉर्म इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर द अबव स्टेटमेंट, राइट। तो इस तरीके से हम किसी भी एक नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टर्स, उसके प्राइम फैक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि 32760 एक नेचुरल नंबर है, कंपोजिट नंबर भी है ना। तो और इसको हम, इसका एक यूनिक प्राइम फैक्टर हमें मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और इसको यूनिक इसलिए बोल रहे हैं कि इसको और किसी भी प्राइम नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 3 5 7 और 13 से ही रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और कोई प्राइम नंबर इसमें हम नहीं यूज़ कर सकते। यूनिकनेस का मतलब यही होता है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस थ्योरम को यूज़ करके, या इस थ्योरम को कैसे यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ अब हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस सी दिस द फर्स्ट एग्जाम्पल। कंसीडर द नंबर्स 4 raised to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसको सॉल्व करने से पहले। तो प्रॉब्लम में बोला क्या जा रहा है कि हमें एक नंबर कंसीडर करना है। वो नंबर कैसा है? 4 रेज टू द पावर n, इस फॉर्म में एक नंबर है जहाँ पे n क्या है? n कोई भी एक नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। n इज़ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं?
1 2 3, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है? इन्फिनिटी तक हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक। तो 4 का पावर n, सॉरी 4 रेज टू द पावर 1 कितना हो जाएगा? 4। अगर n की वैल्यू 2 होगी तो इस ओवरऑल नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, है ना। ऐसे ही अगर n की वैल्यू 3 कर दें तो 4 रेज टू द पावर 3, तो इस तरीके से हमें नंबर्स मिलेंगे। तो हमें करना क्या है इस प्रॉब्लम में? हमें चेक करना है वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या ये जो n के इन्फिनिट वैल्यूज हैं इनमें से क्या कोई एक ऐसा वैल्यू होगा फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विथ द डिजिट 0, कि उसका जो एक्सपेंशन होगा n का, क्या कोई भी एक ऐसा वैल्यू हो सकता है कि ये जो नंबर मिलेगा हमें उसका जो आखिरी डिजिट हो वो 0 हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि क्या कोई भी एक ऐसा नंबर है 4, जैसे 4 रेज़ टू द पावर n, तो क्या इज देयर एनी नंबर यहाँ पे, जैसे अगर हम लिख दें 827, ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी क्या उसमें एंड में 0 आएगा उस नंबर के? ठीक है, ऐसा आई मीन ये नंबर तो हम कुछ भी ले सकते हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा होगा या कोई भी n की वैल्यू होगी जिसमें आखिरी में 0 मिल जाए? ये चेक करना है। तो ऐसे प्रैक्टिकली ये लग रहा होगा कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, क्योंकि हमें सब कुछ एक एक n की एक एक वैल्यू यहाँ पे पुट करके चेक करनी पड़ेगी, है ना। बट यूजिंग फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ईजिली। तो उसके लिए हमें एक जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ध्यान में रखना होगा। और वो रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नंबर में जो एंड डिजिट है या जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। अगर ये बात पता है तो इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। जैसे 10 या 20 या कोई भी नंबर हो, लेट्स से 420 या 840, ऐसी सभी में लास्ट में 0 है, राइट। तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, ठीक है। तो लास्ट में अगर 0 है, लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये जो 4 रेज़ टू द पावर n है, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यानी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये 5 से डिविजिबल हो सकता है? अगर 5 से डिविजिबल हो जाएगा n की किसी एक वैल्यू के लिए, तो हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि आखिरी में n की किसी एक वैल्यू के लिए आखिरी डिजिट जो है वो 0 हो सकता है उस नंबर का। अच्छा, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है उसको चेक करने का क्या तरीका है? उसका प्राइम फैक्टर। हमें देखना होगा कि उस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या 5 है, यानी 5 क्या उस नंबर का एक प्राइम फैक्टर है? अगर है तो हाँ डिविजिबल होगा। जैसे 10 5 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि 10 5 जो है वो 10 का एक प्राइम फैक्टर है, 2 टाइम्स 5 है ना, तो 5 आ रहा है। ऐसे ही 20, ये इस केस में भी जो है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, तो 5 इसका भी प्राइम फैक्टर है ना। तो अगर उस नंबर का प्राइम फैक्टर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो अब ज़रा हम चेक कर लेते हैं 4 रेज़ टू द पावर n, क्या इसका कोई क्या 5 इसका प्राइम फैक्टर है? तो 4 रेज़ टू द पावर n को कैसे लिखा जा सकता है? लिखने का जो सिंपल तरीका होगा, क्योंकि n टाइम्स 4 है ना, 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे कहाँ तक चलेंगे? n तक। अब सारे नंबर होंगे क्या इनमें? सब 4 ही होंगे। तो और अगर सभी को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया जाए तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 2। वैसे ही इस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स 2। ये वाले 4 को भी, है ना, 2 टाइम्स 2। और ऐसे ही हर एक 4 को हम 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं, ठीक है, n तक। ऐसे ही चलता चला जाएगा। ये सारे जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, क्या इनमें 5 कभी भी हमें मिलेगा? देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि 5 इसका प्राइम फैक्टर है। और चूंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये गारंटी करता है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो अभी सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स 2 हैं, और सिंस इट इज यूनिक देयरफॉर 5 कैन नेवर बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 रेज़ टू द पावर n। हेंस
there won't be any number, right? There won't be any value of n for which 4 raised to the power n ends with digit 0. ठीक है? Since 5 is not a prime factor of 4 raised to the power n, therefore 4 raised to the power n will never end with digit 0 for any value of n. तो देख के ये प्रॉब्लम ऐसा लग रहा होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो बड़ा ही ट्विस्टेड टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है ना? बट ये है बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. Okay, the second example is find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. प्राइम फैक्टराइजेशन एक्चुअली फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एक दूसरा नाम है, राइट? ये हम पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बात को सीखा था कि फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक इज बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नेचुरल नंबर, और वो यूनिक होता है. ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ तो आप लोग बचपन से ही सॉल्व करते, आई मीन फाइंड आउट करते आ रहे होंगे. तो इन दोनों नंबर भी बहुत ही सिंपल से हैं, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक एग्जांपल है तो हमें मुझे तो यहाँ पे करके शो करना ही है, बट आई एम श्योर कि आप लोगों को ये ऑलरेडी आता होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, और ये मेथड भी पहले से करते आ रहे हैं, हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं पहले से. तो एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे. So LCM is lowest common multiple and HCF is highest common factor. Sometimes this is also known as GCD, which is greatest common divisor. All right, so let's understand through this example only. Firstly, we need to find LCM of 6 and 20, and then we need to find HCF of 6 and 20. First of all, what we are going to do is we are going to find LCM of 6 and 20. So we write like this. So this means LCM of 6 and 20. That is how it is written. इसको ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे LCM लिख लिया, फिर ब्रैकेट में 6, 20. इसका मतलब क्या है? LCM ऑफ 6 and 20. ठीक है. तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में लिखे जाते हैं. जो प्लेन या नॉर्मल इंग्लिश स्टेटमेंट्स हैं, उनको बहुत ही कंडेंस फॉर्म में मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं. तो वो भी धीमे धीमे हम लोग सीखते चलेंगे साथ साथ में ही कि कैसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं और कौन कौन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं इनफैक्ट. ठीक है. तो सबसे पहली बात देखिए, इसमें लिखा क्या गया है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है. तो जो पहले हम लोगों ने सीखा था, एलसीएम किसी भी दो या दो से ज़्यादा नंबर का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि सभी जो गिवन नंबर्स हैं उनके हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं, और फिर चेक करते हैं कि कौन सा उनमें से कॉमन लोएस्ट वाला कौन सा कॉमन मल्टीपल है. तो जैसे 6 के अगर हम सारे मल्टीपल्स लिखें तो 6, 12, 18, फिर 24, राइट, फिर 30, 36, है ना, 42. इस तरीके से सारे मल्टीपल्स लिख लें. फिर 20 के सारे मल्टीपल्स लिख लें तो 20, फिर 40, 60, है ना, फिर 80. ऐसे ही 6 के सारे मल्टीपल्स लिखेंगे तो लास्ट में ये क्या आ जाएगा? 10 टाइम्स 60, और उसके बाद 66, हम 60 के बाद 66, और ये ऐसे चलता चला जाएगा.
तो आप देखोगे ये जो नंबर 60 है ये सबसे छोटा नंबर है जो कि दोनों में ही कॉमन है ना, सबसे छोटा कॉमन नंबर। तो लोएस्ट कॉमन, और 60 जो है वो 6 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही पहले हम लोगों ने सीखा था बचपन में, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी और यही बेसिक्स है। ये तो पता होना ही चाहिए हमेशा सबको। तो हम कहेंगे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज दिस नंबर विच इज 60। ठीक है, ये तो बेसिक वे है। ये तरीका हमें हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, कोई और मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। अब आई मीन बेस यही है, थोड़ा सा करने का तरीका अलग हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में लिखा गया है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये तो हमने यहाँ पे मल्टीपल्स लिख लिया और फिर चेक कर लिया, बट हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देख लेते हैं। तो 6 के पहले प्राइम फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं। तो अब हम लोग ये मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 के सारे प्राइम फैक्टर्स आप लिख लो। तो क्या है, 2 टाइम्स 3, 2 एंड 3 है ना, 6 मिल जाएगा। और वैसे ही 20 के अगर हम सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लें तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करना आप लोगों को आता ही होगा। आई मीन प्राइम फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगेन वो डिवीजन मेथड याद आ रहा होगा, बचपन में ये सीखा था। तो यही है अभी भी कि पहले लोएस्ट प्राइम नंबर यूज़ करेंगे जिससे ये डिविजिबल हो। तो ये 10 टाइम्स, फिर लोएस्ट प्राइम नंबर 5 टाइम्स, और अब लोएस्ट प्राइम नंबर 5 ही है। तो जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम ये डिवीजन करते चले जाते हैं। और तो ये सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मिल जाएगा। हेंस दीज आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20। ऐसे ही 6 का निकालना है। ऑलराइट, तो एलसीएम इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा और कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में। तो ये 2 स्क्वायर टाइम्स 5। ठीक है, अब इसमें जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इस मेथड को, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने का तरीका क्या है कि सारे नंबर्स को हम अब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कॉमन है उसको एक ही बार यूज करेंगे। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये जो कॉमन वाला है ना, ये 2 जो जो फैक्टर कॉमन है दोनों में, उसको एक बार ही यूज करेंगे मल्टीप्लाई करने में, और बाकी सभी को जो नॉन कॉमन है उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम, आई एम सॉरी, इसको मैं कलर चेंज कर लूँ अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6 एंड 20। ये क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन वाला 2 है उसको एक बार लिखेंगे टाइम्स बाकी सारे नंबर्स को 3 टाइम्स ये वाला 2 भी है टाइम्स 5। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लो कि कितना आया। देख लो 60 ही आना चाहिए, और आ भी रहा है 60 है ना। इसको मल्टीप्लाई करो, आपको 60 मिल जाएगा। तो एलसीएम इन दोनों का 60। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। कोई कंफ्यूजन है तो अभी आप पूछ तो नहीं सकते, हम सॉरी, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मैं कोशिश करूँगा कि फिर से इसको एक्सप्लेन करूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ और, आपके बुक में इसी इसी मेथड को यूज़ करके एक फार्मूला बना दिया गया है। वो फार्मूला क्या है, आप ज़रा देखो। यहाँ पे यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 जो है वो 2 बार आया है ना। और बाकी ये जो जो नंबर्स हैं वो एक एक बार लिखे गए हैं, क्योंकि एक एक बार ये थे ही यहाँ पे। इसी चीज़ को फॉर्मूले के फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पे अगेन 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 2 और ये 2 को कंबाइन करके 2 स्क्वायर लिखा जा सकता है, विच इज़ नथिंग बट दिस नंबर 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं कि जब जो फॉर्मूला के फॉर्म में क्या है कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन, आई मीन द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर यूज करना है। ठीक है, तो अगर इस चीज को पावर के नोटेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 1 टाइम्स 3 का पावर 1। और यहाँ पे इसको पावर के फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया है। तो अब हमें चेक करना है कि जो जो हर एक प्राइम फैक्टर का जो ग्रेटेस्ट पावर है वही लिखेंगे। ठीक है, तो जो अगर फॉर्मूले के
फॉर्म में इसको स्टडी करना है तो मुझे आई थिंक आई नीड टू गो टू नेक्स्ट पेज। तो जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 and 20, मैं फॉर्मूला पहले लिख दे रहा हूँ। तो इट इज प्रोडक्ट ऑफ, फॉर्मूला इज प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the numbers। ये फॉर्मूला आपके बुक में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। आई मीन फॉर्मूला क्या, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, बट ये डिनोट कर रहा है एक फॉर्मूले को कि जो हर एक नंबर, तो यहाँ पे ये दो नंबर हैं, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर लेके मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम मिल जाएगा इन दोनों नंबर का। एक बार मैं फिर से प्राइम फैक्टर लिख दूं 6 का, तो क्या था, 2 का पावर 1 टाइम्स 3 का पावर 1, और 20 का प्राइम फैक्टर लिख दें तो 2 का पावर 2 टाइम्स 5 का पावर 1, है ना। और इस फॉर्मूले को यूज करके अगर हम अब एलसीएम कंप्यूट करें, एलसीएम ऑफ 6, 20, तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो हर प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पे अगर हम अब ध्यान से देखें तो 6 का प्राइम फैक्टर है और 20 का प्राइम फैक्टर 2, तो 2 दोनों का प्राइम फैक्टर है। तो जो प्राइम फैक्टर दोनों ही नंबर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों जगह आ रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट पावर लेना है, ध्यान रखना है। तो 2 का पावर 1 है यहाँ पे, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट पावर वाला ले लेंगे, ठीक। तो जो नंबर, ध्यान रखेंगे, जो प्राइम फैक्टर दोनों ही नंबर को कंबाइन कर लें 6 और 20, इनमें जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उन सभी में अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा होगा तो उसका ग्रेटेस्ट पावर ही लेना है, या जितने भी नंबर्स होंगे सबके ग्रेटेस्ट पावर लेने हैं। तो 2 2 बार आया है तो ग्रेटेस्ट पावर ले लिया, 3 एक ही बार है, यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो 3 का ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, तो 3। 5 भी एक ही बार आ रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट पावर 1 ही है, और कुछ तो है नहीं। तो अगेन सेम चीज हो गई, है ना, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, और फिर से ये 60 आ जाएगा। तो फॉर्मूले यूज करके भी कर सकते हैं, आई मीन फॉर्मूले के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन है उसको एक बार लेना है और बाकी सभी प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। कॉमन वाले को बस एक बार मल्टीप्लिकेशन में यूज करना है, बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। आई थिंक एलसीएम क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे हम किसकी बात करने जा रहे हैं एचसीएफ में, कॉमन फैक्टर की, ध्यान रखेंगे, है ना। लेट्स टॉक अबाउट नाउ एचसीएफ ऑफ 6 and 20। अच्छा, ये इस प्रॉब्लम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा स्टेप्स लग रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेन मैं बहुत बेसिक्स को यूज़ करते हुए कर रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि आप लोगों को बहुत ही सिंपल वे में 3-4 स्टेप में इसका वैल्यू फाइंड आउट आप लोग कर लोगे, ठीक है। अभी मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे 3-4 स्टेप में, एक बार बेसिक समझ लीजिए, फिर 3-4 स्टेप में प्रॉपर सोल्यूशन इसका क्या होगा वो मैं बता दूंगा। तो मेरा एक्चुअली पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा ही है कि मैं बेसिक्स को पहले क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिनका बेसिक्स नहीं भी क्लियर है वो हो जाए, और ऑब्वियसली जिनका बेसिक्स क्लियर है वो लोग इस इतने पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। तो HCF 6 और 20 का कंप्यूट करने के लिए तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके अगर HCF कैलकुलेट किया जाए तो कुछ ऐसे ही होगा कि पहले तो प्राइम फैक्टर आप लिख लोगे 2 का, अभी हम पावर के फॉर्म में लिख ले रहे हैं, या ठीक है पावर के फॉर्म में नहीं लिखते, 2 टाइम्स 3, और 20 का प्राइम फैक्टर हम लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, ठीक है। और HCF जो है वो क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, ध्यान रखना है क्या है ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमें चाहिए। तो अब पहले तो देख लो कॉमन फैक्टर क्या है ना। तो 2 है दोनों के ही फैक्टर्स, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 2 दोनों के फैक्टर तो हैं 2। तो यहाँ पे HCF
निकालने में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो कॉमन नंबर है उन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे। आई मीन जो कॉमन फैक्टर्स हैं दोनों नंबर के, सिर्फ उन्हीं को लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक तो कॉमन ये है, और अगर कोई और कॉमन होता तो ले लेते, कोई कॉमन नहीं है तो अब हम कुछ और नहीं ले रहे हैं, तो 2 ही हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, और जो आपके बुक में फॉर्मूला लिखा गया है, इट इज फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर जानना है तो आप लोग आई थिंक खुद भी फॉर्मूला बना सकते हो। अब इट इज प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा इसको अब पावर के फॉर्म में लिख लें तब फॉर्मूला बनाना आसान हो जाएगा, है ना। तो लेट्स राइट देम। इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2 का पावर 1 टाइम्स 3 का पावर 1, इसको पावर के फॉर्म में लिख लें तो 2 स्क्वायर टाइम्स 5। अब हमने मल्टीप्लाई क्या किया, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया या एक बार मल्टीप्लाई किया, एक ही बार ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो जो लोएस्ट पावर है उसको हमें कंसीडर करना है। बट ध्यान रखना है कि जो एलसीएम था उसमें सारे प्राइम फैक्टर ले रहे थे, यहाँ पे सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर का लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो HCF of any two number, let's say A and B, is product of the smallest power of each कॉमन प्राइम फैक्टर, है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड, या यहाँ पे ए और बी लिया है तो सिर्फ ए और प्राइम फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्लियर है। अच्छा, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ अगेन वो बहुत बेसिक वाली बात है, इसको बचपन में पढ़ा था, HCF कैलकुलेट करने का तरीका, वो भी हम बता देते हैं अगर आप लोग भूल गए हो तो, क्योंकि वो बेसिक्स है, वो आना भी बहुत ज़रूरी है। किसी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला है, बट एटलीस्ट ये चीज़ पता है तो वो पता होनी चाहिए, जो कि जो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स में ये देखा है। आई मीन बहुत से, मतलब ऑलमोस्ट 80-85% स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं वो बेसिक्स चीज़ें उनको भूल चुके हैं। वो एडवांस चीज़ें तो उनको पता है, बट बेसिक्स कहाँ से आ रही हैं चीज़ें वो उनको ध्यान में नहीं रहता है। उनको लगता है कि उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत से एग्जाम्स में उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। और इनफैक्ट बेसिक्स पता होता है तो बहुत से एडवांस टाइप के क्वेश्चन भी हम उन बेसिक, है ना, उन कॉमन सेंस को कभी कभी यूज़ करके सॉल्व कर लेते हैं बहुत से प्रॉब्लम्स को। तो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 6 कि हम सारे फैक्टर्स लिख लेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं, यानी कौन कौन से नंबर 6 को डिवाइड करता है। तो 2 डिवाइड करता है ना, 3 भी डिवाइड करता है ऐसे तो, और कोई नंबर है 6 अपने आप में डिवाइड करता है। ठीक है, और 1 तो सभी को डिवाइड करता है, तो 1 चाहे तो लिख लें, चलिए लिख ही लेते हैं। और फिर क्या था, 20 के कॉमन फैक्टर्स, यानी ऐसे कौन से नंबर हैं जो 20 को डिवाइड करते हैं। 1 करता है, 1 सभी को करता है, फिर 2 भी करता है, 3 नहीं करता है, 4 करता है, 5 भी करता है, फिर 10, है ना, फिर 20। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इतने ही फैक्टर हैं 20 के, और इतने ही फैक्टर हैं 6 के। जो जो मल्टीपल्स होते हैं वो तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन फैक्टर्स तो फाइनाइट हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के। तो इतने नंबर हैं। अब इनमें से हमें क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो। कौन सा कॉमन फैक्टर दिख रहा है, हाईएस्ट वाला, सबसे बड़ा वाला कॉमन फैक्टर। तो इसमें 2 कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो ये 1 है, दोनों में कॉमन है और वो हमेशा ही होगा, और दूसरा ये 2 है जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा है, 2 है, तो इसीलिए बोलते हैं कि 2 इज द HCF, है ना। तो जो बचपन में ऐसे ही सिखाया जाता है, और बचपन वाली बात भी ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। जो कॉमन वाला है, अब अगर कोई और नंबर कॉमन होता है तो उस नंबर को सिर्फ लिख देते एक बार, है ना, 2। तो HCF ऑफ दिस इज 2। बात समझ में आ ही रही होगी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख के बहुत आसानी से दिख रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जो 2 है, दिस 2 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू, आई मीन अमंग दीज टू नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से इसको, इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करेंगे। तो ये अप्रोच करने का तरीका हमने बताया। अब इसको अगर 3-4 स्टेप में सपोज करते हैं कि बोर्ड में यही प्रॉब्लम आ गया, तो इसको 3-4 स्टेप में कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो हम लोग ये सारी बातें नहीं लिखेंगे। तो सीधे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पूछा गया है, तो लिख लेते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले क्या हम करेंगे, प्राइम फैक्टर्स, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर ऑफ 6 एंड 20 आर, तो पहले 6 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 2 टाइम्स 3, और 20 का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5, और कॉम्पैक्ट करके इसको लिख लिया जाए तो 2 स्क्वायर टाइम्स 5। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम डायरेक्ट वो जो फॉर्मूला अगर ध्यान में आ रहा हो तो उस डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। इसके बाद एक स्टेप में वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा। पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम लिख लेंगे। तो एल नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज, तो 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर इन दोनों में चेक करना है हमें। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 का पावर 2 वो लिख लिया। 3 का पावर 1, और कहीं 3 का पावर कुछ है नहीं तो 3 का पावर 1 ही लिख देंगे, 1 यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, 5 का पावर 1 इधर है और 5 कहीं और तो है नहीं, तो 5 का पावर 1 ही रहने देंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 60। तो ये हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या लिख देंगे, एच सी एफ ऑफ 6, 20, ये क्या हो जाएगा, पहले तो फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना, इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो इन दोनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनका लोएस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो कॉमन तो सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है जो कि 2 है, उसका लोएस्ट पावर लिख देंगे 2 का पावर 1 विच इज 2। ठीक है, तो ये हो गया, ये सॉल्व हो गया। दिस इज आवर सोल्यूशन। तो कितना स्टेप हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5-6 स्टेप्स में आप इसको मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। 7 स्टेप मान लेते हैं, एक स्टेप में वो फॉर्मूला लिख दीजिएगा, फॉर्मूला लिख देंगे तो सही रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, एक और बात है जो कि आप लोग शायद नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे, which is very important, and after this question we will treat that concept as one of the main concept or main formula or main relation to solve further questions, all right? तो ये जो पैटर्न है जो नोटिस करने जा रहे हैं हम लोग, उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। वो है क्या कि अगर ये जो दोनों नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई, जिन दोनों नंबर का हमने एलसीएम या एचसीएफ, जिन दोनों नंबर का हमें निकालना था, उन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा। तो दोनों नंबर क्या है, 6 और 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 120, है ना। और इन दोनों नंबर के जो एलसीएम और एचसीएफ हैं, है ना, उनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कहने का मतलब एलसीएम ऑफ 620 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, तो ये कितना आ रहा है, ये 60 टाइम्स 2 विच इज अगेन 120। तो यहाँ से एक रिलेशन हमें मिल रहा है कि एलसीएम टाइम्स एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर है ए और बी, तो हम कह सकते हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी टाइम्स HCF of A and B equals to what? Equals to the product of those numbers itself. ठीक है, तो ये एक चीज़ यहाँ से और हम देख पा रहे हैं और इसको हम
आगे से इसको एज अ फॉर्मूला यूज करेंगे एक तरीके से, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम फर्दर डायरेक्टली यूज कर लेंगे किसी फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कोई दो नंबर दिया गया है, उन दोनों नंबर का HCF दिया गया है और LCM पूछ दिया जाए, दोनों नंबर का LCM अलग से निकालने से अच्छा है कि आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, HCF से डिवाइड कर दो, LCM मिल जाएगा, ठीक है। LCM इक्वल्स टू व्हाट, A टाइम्स B अपॉन HCF। या अगर LCM दिया गया है और दोनों नंबर हमें पता है तो HCF निकाल लेंगे। या LCM और HCF दोनों दिया गया है और एक नंबर दिया गया है और पूछा जाए कि दूसरा नंबर क्या होगा कि जिन दो नंबर के LCM और HCF ये वैल्यूज हैं, तो वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को अब हम आगे से डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, so we have got this formula which is LCM of A and B times HCF of A and B equals to product of A and B. So we will now remember this formula and we will use this formula as and when required in different problem. तो जब भी जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे A और B जो है वो है क्या, A and B it belongs to it can be any positive integer। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या कह लो कि कोई भी नेचुरल नंबर, तो ये एनी पॉजिटिव इंटीजर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ these classes I am going to introduce you with different symbols also। जैसे इस सिंबल का मतलब क्या होता है शॉर्ट में, दिस इज शॉर्ट फॉर और एब्रीविएशन फॉर बिलोंग्स टू, राइट। इसको कैसे रीड किया जाता है, बिलोंग्स टू। तो इस तरीके से मैथ्स में हम बहुत से सिंबल यूज करते हैं कोई किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। शॉर्ट हैंड एक तरीके से नोटेशन कह लें, इन सिंबल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस फॉर्मूले को या इस रिलेशन को कैसे यूज करना है प्रॉब्लम्स में। तो एक एग्जांपल इसके लिए भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या है, दैट वी नीड टू फाइंड HCF of 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो ये तो करना अब आप लोगों को आ ही गया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कैसे HCF इन दोनों नंबर का कैलकुलेट किया जाएगा। और वो HCF कैलकुलेट कर लेने के बाद हेंस फाइंड देयर LCM। तो पहले HCF फाइंड आउट करना है और उसके बाद फिर उस HCF को यूज करके LCM बताना है इन दोनों का, ठीक है। तो ये वाला प्रॉब्लम पिछले वाले प्रॉब्लम से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले वाला प्रॉब्लम क्या था, उसमें दोनों नंबर के HCF और LCM फाइंड आउट करने थे प्राइम फैक्टराइजेशन से। यहाँ पे इन दोनों नंबर का, ये जो दोनों गिवन नंबर हैं, इनका HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है और HCF मिल जाने के बाद उनका LCM निकालना है यूजिंग द प्रीवियस, ये वाला जो हमने फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो इसका मतलब हमें 96 और 404 का पहले तो प्राइम फैक्टर चाहिए होगा। तो 96 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आता ही है हम लोगों को। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 से ये डिविजिबल है, तो 2 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 48। फिर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते चले जाओगे तो ये 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 लास्ट में आएगा। तो 5 टाइम्स 2 आएगा और एंड में 3 बच जाएगा, ठीक है। आप करके इसको चेक कर लेना। चलिए मैं एक कर ही देता हूँ। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6। एक बार फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3। लास्ट में ये 3 से डिवाइड होकर 1 हो गया। या यहीं पे अब छोड़ सकते हैं। तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है। 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर नोटेशन में अगर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 2 रेज टू द पावर 5 टाइम्स 3, ठीक है।
क्योंकि इस वाले को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा इस क्लास में। ये चीज़ आपको रफ वर्क में करनी है, आपको अपने जो ओरिजिनल सोल्यूशन है उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा रफ वर्क होगा एग्ज़ाम में, अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो, बोर्ड एग्ज़ाम्स में या किसी भी एग्ज़ाम्स में। और ऐसे ही 404 के प्राइम फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर दो यूजिंग दिस डिवीजन मेथड। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 404 का प्राइम फैक्टर तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स 2 टाइम्स 101। 101 ऐसे लास्ट में आ जाएगा प्राइम नंबर एक जगह पे, और चूंकि 101 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो इतने ही इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसी के जस्ट नीचे ही लिख देते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा कंपेयर करना हमारे लिए, है ना। तो 2 स्क्वायर टाइम्स 101, ठीक, इक्वल्स। अब HCF अगर फॉर्मूला याद होगा आपको तो HCF कंप्यूट कैसे किया जाता है। HCF जो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ऑफ HCF ऑफ 96 एंड 404, ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन प्राइम फैक्टर, उसका स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट्स। तो जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके स्मॉलेस्ट पावर को लेके मल्टीप्लाई कर देने हैं आपस में। तो यहाँ पे जो कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है, एक तो ये है 2, 2 एक प्राइम फैक्टर है कॉमन, और कोई कॉमन है और कुछ तो है नहीं। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका स्मॉलेस्ट पावर हम ले लें तो 2 रेज टू द पावर 2, ठीक है, विच मीन्स 4। तो HCF 96 और 404 का HCF क्या है, 4, यानी 4 is that number, I mean that highest number that can divide both 96 and 404 completely। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी 4 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों 96 और 404 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। HCF का यही मतलब होता है, ठीक है। तो HCF हमें पता चल गया दोनों नंबर का। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करने के बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था, हेंस फाइंड देयर LCM। अब LCM निकालना है। LCM निकालने का अगेन दो तरीका, आई मीन जो पहला तरीका है, जो नॉर्मल फार्मूला यूज करके हम क्या करेंगे कि इन्हीं प्राइम फैक्टर्स को यूज करके LCM निकालने, बट यहाँ पे पूछने का जो 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 क्वेश्चन पूछा गया है उसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे HCF को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करना है और फिर LCM इस HCF को यूज करके फाइंड आउट करना है ना, ऐसा लिखा हुआ है, hence find their LCM, find the HCF of these numbers, hence find their LCM। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स में। अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आधा तो सॉल्व हो गया ऑलरेडी, अगर क्वेश्चन हमें समझ में अच्छे से आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन समझ लिया है तो सॉल्व तो हम कर ही लेंगे अगर हमारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है। चलो, तो जो अब फॉर्मूला था हमारा, वो फॉर्मूला याद करते हैं। क्या अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया था, LCM, वी नो दैट LCM of 96 times 404 will be what, 96 times 404 divided by HCF of 96 404। ठीक है, उसी फॉर्मूले को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, ठीक है। LCM टाइम्स HCF इक्वल्स टू दीज टू, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर था, तो हमने HCF को यहाँ पे कर दिया और ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। बाकी सारे वैल्यूज अब हमें पता है, तो क्या हो जाएगा, 96 टाइम्स 404 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ दीज टू नंबर, इट इज 4। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे आपको LCM मिल जाएगा, एंड LCM विल बी, इसको सॉल्व करने पे आपको जो वैल्यू आएगी वो 9696 ये मिल जाएगा, 9696। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर देना, 101 हो जाएगा, 96 से 101 में मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर नहीं समझ में आया है तो आप हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन in a different way so that it becomes much more easier again to understand।
ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी यूज़ करेंगे जब सिर्फ 2 नंबर का एचसीएफ या एलसीएम हमें कैलकुलेट करना हो। अगर 2 से ज़्यादा नंबर के एलसीएम और एचसीएफ करने हैं तो ये फॉर्मूला, उस केस में ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में डायरेक्टली अगर 3 या 4 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम पूछे गए हैं तो डायरेक्टली हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। ये फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे कि 3 नंबर दिया गया है, तीनों नंबर के एचसीएफ निकाल लिए और फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और उन तीनों नंबर के एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, तो आप कहोगे कि एलसीएम मिल जाएगा उन तीनों नंबर का। तो नहीं, वो गलत होगा रिलेशन। ये रिलेशन, दिस रिलेशन होल्ड्स ओनली फॉर 2 नंबर्स, दिस वी विल हैव टू रिमेंबर। ऑल राइट, ओके। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि वो वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के लिए है। अब हमें ये जो एक एग्जांपल दिया गया है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120। तो यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर हैं और इन 3 नंबर के हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन 3 नंबर वाले आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेक्ट आपसे नहीं किया जाएगा कि आप फॉर्मूला कोई और यूज़ करो। तो डायरेक्टली एचसीएफ और एलसीएम दोनों को ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना होगा हमें। तो बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस वी नीड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स फर्स्ट। तो सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने में जो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इन तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट कर लें। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स 3। ऐसे ही 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग एक काम करो, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पहले पॉज कर लो और खुद से इसको सॉल्व करो, फिर ये वीडियो आप रिज्यूम करके सोल्यूशन एक बार मेरा भी देख लीजिए। 72 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, है ना, एक बार और 2 होगा, यस। तो 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, हाँ इतने होंगे। सो विच इज बेसिकली 2 क्यूब टाइम्स 3 स्क्वायर, ठीक है। और 120 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 2, हाँ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, सॉरी टाइम्स 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई मीन इसको अगर कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लिया जाए तो 2 क्यूब टाइम्स 3 पावर 1 टाइम्स 5 का पावर 1, क्योंकि इसको यूज़ करेंगे और पावर के फॉर्म में इसको भी लिख दें तो ये 2 पावर 1 है टाइम्स ये 3 पावर 1 है, ठीक है। आसान हो जाएगा अभी हमें कंपेयर करना, अगर सब एक के नीचे एक इस तरीके से लिख देंगे तो। अब हम सबसे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करना आसान है क्योंकि कम चीज़ें मल्टीप्लाई करनी होती हैं, है ना। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120, ध्यान रखेंगे हम बोल एंड रहे हैं बट यहाँ पे यूज कॉमा ही कर रहे हैं। तो एचसीएफ ऑफ 6, 72 एंड 120 इज, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनका जो लीस्ट पावर है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे कौन कौन से दिख रहे हैं हमें, ज़रा ध्यान से देखते हैं। तो एक तो ये 2 है कॉमन, है ना, ये वाला प्राइम फैक्टर है, और 3 भी तीनों में कॉमन है, ठीक। तो अब इन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के जो लीस्ट पावर है उनको यूज करेंगे। तो 2, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो लीस्ट वाला आई मीन स्मॉलेस्ट पावर वाला क्या है, 2 का पावर 1 टाइम्स 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1 ही है स्मॉलेस्ट, सॉरी। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 विच इज 6, ठीक है। तो ये हो गई ये हो गया हमारा एचसीएफ इन तीनों नंबर का। अच्छा, बिकॉज दिस इज फैक्टर, है ना, तो जो एचसीएफ की वैल्यू होगी वो जो भी गिवन नंबर्स हैं, जो लोएस्ट नंबर है इनफैक्ट उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, ठीक है। उससे या तो उसके बराबर होगा या तो उससे छोटा ही होगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि अगर जो लोएस्ट नंबर है उससे ज़्यादा आ जा रहा है एचसीएफ का वैल्यू, इसका मतलब हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया हुआ है। ध्यान रखेंगे, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बट
बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स हैं जो कि जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं, उनको लगेगा कि सब सही चल रहा है ना। खास करके जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है, तो ये सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एनीवे, यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट नंबर है आउट ऑफ दीज थ्री, 6 इज द स्मॉलेस्ट। तो हमें पहले से ही पता है कि जो HCF है वो 6 या तो 6 होगा या तो उससे कोई कम होगा, इससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता। ऐसे ही पिछले जो प्रॉब्लम्स थे इसमें HCF जो है वो या तो 96 होगा या तो उससे कम होगा। 96 से बड़ा HCF कभी भी नहीं हो सकता। और जो LCM है, जब भी हम LCM देखेंगे तो बिकॉज LCM इज मल्टीपल एंड कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल जो होंगे वो हमेशा जो बड़ा वाला नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे हमें पता है कि इसका LCM या तो 120 होगा या तो, क्योंकि जो आउट ऑफ दीज थ्री द ग्रेटेस्ट नंबर इज 120, तो LCM या तो 120 होगा या तो उससे बड़ा होगा। ये आइडिया तो है। अगर MCQ टाइप का प्रॉब्लम होगा तो बहुत से MCQ को हम बिना कुछ सॉल्व किए ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब चेक करते हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ वो सही है भी कि नहीं। तो इसका LCM भी हमें फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड आउट द LCM। तो इनका LCM क्या हो जाएगा? LCM ऑफ 6, 72 एंड 120। तो LCM के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, यहाँ पे कॉमन की बात नहीं है, HCF में सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स के लो स्मॉलेस्ट पावर लेने थे या लोएस्ट पावर लेने थे। बट यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर लेने हैं और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं? देखो, 2 है प्राइम फैक्टर, 3 है प्राइम फैक्टर और 5 है प्राइम फैक्टर। और कोई प्राइम नंबर है फैक्टर? नहीं, इतने ही है। तो इन सभी के जो हाईएस्ट पावर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो 2 का जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 1, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो यानी 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 का पावर 3। ऐसे ही 3 का हाईएस्ट पावर देख लो, 3 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर। और 5 का 5 एक ही बार है तो, और उसका पावर 1 है तो 5 का पावर 1, 5 कहीं और नहीं है तो उसका हाईएस्ट पावर तो वही होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये 360 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 360। तो जैसा मैंने बताया था कि LCM जो है वो 120 से तो बड़ा ही होगा। और इस अप्रोच को हम यूज़ कर सकते हैं MCQs को सॉल्व करने में। बहुत टाइम MCQs इसी तरीके से दे दिया जाता है कि जहाँ पे आपको LCM और HCF फाइंड आउट ही नहीं करना। जैसे इसी का अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता कि अगर MCQ में इस तरीके से यही प्रॉब्लम होता कि व्हाट विल बी द LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, है ना, ये क्या होगा? और मान लो ऑप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे 72, है ना, या 96, सॉरी, एक एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है 96, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 102 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 360, है ना। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से LCM कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा दे दिया तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि हमें पता है कि ये बाकी तीनों नंबर जो कि 120 से छोटे हैं तो ये तो LCM हो ही नहीं सकते। LCM सिर्फ ये होगा। ठीक है, तो इस ये अप्रोच भी हमें ध्यान में हमेशा रखना होता है। जो MCQs हैं, वो MCQ जो है वो हमारी जो कॉमन सेंस है उसी को टेस्ट करने के लिए ज़्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना भूल गया, वो उसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कि जब 3 नंबर हों तो इन 3 नंबर के LCM और HCF में रिलेशन क्या है। जैसा हमने 2 नंबर के लिए एक रिलेशन देखा था, एक फॉर्मूला देखा था कि LCM ऑफ 2 नंबर्स टाइम्स HCF ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर इटसेल्फ, है ना। तो उस तरीके का क्या 3 नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उनके LCM और HCF के बीच में क्या कोई रिलेशन आता है क्या? तो एक रिलेशन है। हालांकि ये रिलेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट वो रिलेशन है, वो आपके बुक में नोट में दिया गया है, तो इसलिए उसको हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई 3 नंबर है, जैसे यहाँ पे 3 नंबर थे 6, 72 एंड 120। तो वैसे ही मान लेते हैं कोई भी अगर हमारे पास 3 नंबर है, लेट से P,
क्यू आर, है ना, तीन कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया गया हमें, पी क्यू आर, थोड़ा सा बड़ा इसको लिख देते हैं, से पी क्यू आर, तीन पॉजिटिव इंटीजर हैं, सो पी क्यू आर बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो उस केस में एलसीएम ऑफ पी क्यू आर टाइम्स एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर, जो अभी हमने पढ़ा था ये वाला रिलेशन दो नंबर के लिए कि एलसीएम ऑफ पी क्यू आर टाइम्स टाइम्स एच सी एफ ऑफ पी क्यू एंड आर, दो नंबर के लिए जो रिलेशन पड़ा था कि वो सारे जो जो दोनों नंबर हैं उनका प्रोडक्ट, है ना, टाइम्स आर, तो ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करता तीन नंबर के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे एक दूसरा रिलेशन है जो जो हम बताने जा रहे हैं अभी। तो इस केस में जो एक्चुअल रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये वाला रिलेशन यूज नहीं करेंगे हम तीन नंबर के लिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो होगा एलसीएम ऑफ पी क्यू एंड आर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, P टाइम्स Q टाइम्स R, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, टाइम्स HCF ऑफ P एंड P Q एंड R ओवर या डिवाइडेड बाय HCF ऑफ PQ। ठीक है, फिर HCF ऑफ QR टाइम्स HCF ऑफ Q, R टाइम्स HCF ऑफ P, R। ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को हमें ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही अगर HCF ऑफ PQR होगा तो उस केस में PQR मैं लिख देता हूँ, HCF ऑफ PQR ये किसके इक्वल होगा, सब कुछ ऐसा ही है, बस HCF की जगह अब हमें LCM कर देना है यहाँ पे। तो PQR टाइम्स LCM ऑफ PQR, इसको डिवाइड कर देंगे, LCM ऑफ PQ टाइम्स LCM ऑफ QR टाइम्स LCM ऑफ PR। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं HCF और LCM के लिए। ठीक है, जो हमें अभी फिलहाल याद करने की ज़रूरत बोर्ड के पर्सपेक्टिव से नहीं है। हाँ, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट किसके लिए होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई अगर KVPY या इस तरीके के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो ये इम्पॉर्टेंट होंगे। ऑलराइट, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे।